फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए 5th सेमेस्टर में हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो आज की वीडियो में मैं हिस्ट्री के पेपर नंबर 2 सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1200 एडी से लेकर 1700 एडी तक का पूरा महासंग्राम क्लास लेकर के आ गई हूँ आपके एग्जाम 2026-27 के लिए। तो हमारे जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो बच्चे हमारे पेपर 2 में ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेपर 2 में आपका 3 ऑप्शनल है, जो बच्चा जो चाहे चूज करके पढ़ सकता है। तो जिन बच्चों ने इस पेपर को चूज किया हुआ है, ये वीडियो एंड तक देखकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आ गई हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था क्या है। देखो, मनसबदारी व्यवस्था के बारे में आप लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। मुगल काल में, अकबर के शासन काल में मनसबदारी व्यवस्था लाई गई थी अकबर के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हिस्ट्री का है। देखो, मनसबदारी व्यवस्था, देखो मनसबदारी व्यवस्था जो है मुगल साम्राज्य की एक श्रेणीबद्ध प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली थी, जिसे अकबर ने शुरू किया था, जिसमें अधिकारियों यानी मनसबदारों को उनके पद, वेतन और उन्हें रखने वाले घुड़सवारों या सैनिकों की संख्या के आधार पर रैंक यानी मनसब दी जाती थी, और वे सैन्य और नागरिक दोनों भूमिकाएं निभाया करते थे, जिन्हें शाही सम्राट के नियंत्रण में रखा जाता था। और ये एक ऐसी प्रणाली थी जो कुलीन वर्ग, नौकरशाही या सेना को एकीकृत करती थी, जहां मनसबदार सम्राट की सेवा किया करते थे और उन्हें जागीरें यानी राजस्व भूमि भी मिलती थी, जिससे प्रशासन कुशल बनता था। तो ये थी मनसबदारी व्यवस्था। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त क्या था। यहाँ पर अस्थाई होगा, ठीक है, ये अस्थाई नहीं अस्थाई होगा। तो अस्थाई बंदोबस्त क्या है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखो, अस्थाई बंदोबस्त जो है ब्रिटिश भारत में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार और ओडिशा में लागू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी, यानी कर को वसूलने की ही एक प्रणाली थी अस्थाई बंदोबस्त, जिसको ब्रिटिश भारत में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार और ओडिशा के क्षेत्र में लागू किया गया था, जिसके तहत जमींदारों को भूमि का अस्थाई मालिक बनाया जाता था और उनसे एक निश्चित कर यानी लगाम वसूलने का अधिकार दिया गया, जिससे राजस्व संग्रह स्थिर हो सके और जमींदार जो है ब्रिटिश शासन के वफादार सहयोगी बने। इसे जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जजिया क्या था। देखो, जजिया एक तरीके का कर था। देखो, अब ये क्या था, जजिया एक प्रकार का प्रति व्यक्ति कर था जो इस्लामी शासकों के द्वारा मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम नागरिकों से वसूला जाता था। ये कर सुरक्षा, जीवन और संपत्ति के बदले में लिया जाता था और गैर मुस्लिमों को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति देता था। हालांकि ये कर अक्सर कठोरता से वसूला जाता था और इसे निम्न सामाजिक स्थिति का प्रतीक माना जाता था, जिसे अकबर जैसे शासकों ने समाप्त किया। तो अकबर जब राजा बनते हैं, अकबर जब मुगल शासक बनते हैं, तो उन्होंने इस प्रकार के कर को समाप्त किया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो कौन थे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखो, इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो कौन थे। देखो, अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के दौरान महान भारतीय फारसी कवि, संगीतकार, विद्वान और सूफी संत थे, जिसे भारत का तोता या तूती ए हिंद कहा जाता है, जिन्होंने कव्वाली, गजल और हिंदी उर्दू के शुरुआती रूप हिंदवी को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये थे अमीर खुसरो, वो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और भारतीय सूफीवाद के महत्वपूर्ण थे। तो भारतीय सूफीवाद के लिए भी ये काफ़ी मशहूर हैं, तो इनके बारे में याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन क्या है। तो देखिए, भक्ति आंदोलन के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछेगा। तो देखिए, भक्ति आंदोलन जो 7वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक रहा, भारत का एक आध्यात्मिक और सामाजिक आंदोलन था। और देखो मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग जब बीए के सेकेंड सेमेस्टर में थे, सेकेंड सेमेस्टर में जब आप लोग थे, उस टाइम आप लोगों ने ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी हुई थी। अभी तो आप बीए के 5th सेमेस्टर में हैं और ये आपका पेपर 2 है। जो बच्चे हमारे पेपर 2 में ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेपर 2 में तो
3 पेपर आपका ऑप्शनल रखा गया है, कोई भी एक चूज़ करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप ये सब्जेक्ट पढ़ें, लेकिन बीए सेकेंड सेमेस्टर में भी आप लोगों ने भक्ति आंदोलन के बारे में, सूफीवाद के बारे में और मुग़ल शासक दिल्ली सल्तनत के बारे में हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ी हुई है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें समझना आपके लिए आसान होगा, कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें हम पहले पढ़े होते हैं वो आगे जब आती हैं तो वो हमें याद रहती हैं, समझ आती हैं ईजिली। तो जो भक्ति आंदोलन है वो भारत का एक आध्यात्मिक और सामाजिक आंदोलन था, जिसने कर्म कांडों, पुरोहितों और जातिगत भेदभाव के बजाय ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण यानी भक्ति पर जोर दिया। ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण पर जोर देता है भक्ति आंदोलन। ये जातिगत जो भेदभाव है उसको समाप्त करता है, जिससे धार्मिक शिक्षाएं आम लोगों के लिए भी सुलभ होती हैं और सामाजिक सुधारों को भी बढ़ावा मिलता है। भक्ति आंदोलन ने सभी जातियों, लिंगों और सामाजिक स्तर के लोगों को ईश्वर से सीधे जुड़ने का अवसर दिया और स्थानीय भाषाओं में भक्ति साहित्य की रचना की। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण नीति है, देखो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत काल में खिलजी वंश के शासक थे और ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक हैं। जब आप दिल्ली सल्तनत काल को पढ़ेंगे, आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश आए थे और जो गुलाम वंश था वो सबसे पहला वंश था, जिसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। फिर वहाँ से लेकर लोधी वंश जो था सबसे आखिरी दिल्ली सल्तनत काल का वंश था और 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं और वहीं से लोदी वंश का शासन समाप्त होता है और दिल्ली सल्तनत काल हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की नींव दिल्ली में डाली जाती है। तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, हम सब आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा लॉन्ग में पूछता है। तो आइए देखते हैं कैसे आप इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर वैसे डिटेल में भी हमारे चैनल पे अपलोड है, तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, आप सर्च कर लीजिएगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, महंगाई को रोकने के लिए एक विशाल सेना को सस्ते में रसद मुहैया कराने के लिए थी, जिसमें अनाज, कपड़े, दास, घोड़े जैसी सभी वस्तुओं के दाम तय किए गए। बाजारों में कड़ी निगरानी हुई और जो भी इस रूल का उल्लंघन करता था उसको कठोर दंड दिया जाता था, जिससे काला बाजारी और मुनाफाखोरी पर अंकुश लगा। हालांकि यह व्यवस्था उनके मृत्यु के बाद समाप्त हो गई। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने ये बाजार नियंत्रण नीति इसलिए चलाई थी ताकि महंगाई को रोका जा सके और जो दलाल होते थे, जिनको बिचौलिया भी कहते हैं, उनको भी समाप्त किया गया इनके शासन काल में, क्योंकि उनके माध्यम से कोई वस्तु अगर खरीदी जाती थी दलालों के माध्यम से तो वो महंगी मिलती थी, जिसको हर कोई नहीं खरीद सकता। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दलालों की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया, ताकि बाजार में हर एक चीज़ का जो रेट है वो कम हो जाए। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके द्वारा चलाई गई ये व्यवस्था समाप्त हो गई थी। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना कब हुई थी? तो ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम और सेनापति था। देखो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो गुलाम थे, लेकिन बाद में जब ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं 1206 ईस्वी में, इसलिए गुलाम वंश के नाम से करते हैं क्योंकि ये गुलाम थे। और उसने मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद दिल्ली पर अपना शासन स्थापित करके गुलाम वंश की नींव रखी, जिससे भारत या उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। ये स्थापना गोरी के भारत पर हुए सैन्य अभियानों का परिणाम थी, जिसने भारत में इस्लामी शासन को विस्तार दिया। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल ये आपके एग्जाम में रिपीट होता है। तो चलिए देखते हैं कि सल्तनत काल में महिलाओं की कंडीशन यानी स्थिति कैसी थी।
सल्तनत काल में स्त्रियों की जो दशा थी मिली जुली थी। मिली जुली का मतलब अच्छी नहीं थी, खराब थी। मतलब कुछ कुछ महिलाएं जो उच्च घरानों से ताल्लुक रखती थी, बिलोंग करती थी, उनकी कंडीशन थोड़ी मोड़ी ठीक थी, लेकिन अधिकतर महिलाओं की जो कंडीशन थी काफ़ी शोचनीय थी। शोचनीय का मतलब बहुत खराब थी। जहां उच्च वर्ग की महिलाओं ने पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के बावजूद रजिया सुल्तान जैसी शासिका के रूप में राजनीति में भूमिका निभाई। तो आप सल्तनत काल के दौरान ही राजनीति के क्षेत्र में रजिया सुल्तान का नाम पढ़ते हैं, जो कि उच्च वर्ग की महिलाओं ने पर्दा प्रथा किया। मतलब पर्दा प्रथा भी प्रचलित था सल्तनत काल में, बाल विवाह भी प्रचलित था, कुरीतियां भी थी। उन सब के बावजूद भी रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत काल की ये शासिका बनती हैं और शासन करती हैं। और उसके अलावा देखो, और कुछ को शिक्षा मिली। मतलब बहुत सारी महिलाएं ऐसी थीं जिनको शिक्षा का भी अधिकार था, मतलब शिक्षा ग्रहण कर रही थी, लेकिन अधिकतर जो महिलाएं थीं वो शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाती थीं। वहीं जो आम महिलाएं थीं उनकी स्थिति दयनीय थी। यानी जो आम जनता थी, वो जो महिलाएं थीं उनकी कंडीशन खराब थी। मतलब जो राजघरानों से बिलोंग करती थी उनकी कंडीशन ठीक ठाक थी, अच्छी थी, लेकिन जो महिलाएं आम थी उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, जिन्हें पति की सेवा और घरेलू कामों तक सीमित रखा गया। यानी कि मतलब बस पति की सेवा करो और घरेलू कामों तक तुम सीमित रहो। महिलाओं की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, बहुत ही ख़राब थी। हत्या कि आप सती प्रथा भी देखते हैं कि पति की मृत्यु के साथ साथ उसको भी जला दिया जाता था। जो पत्नी होती थी उसको भी जिंदा आग में जला दिया जाता था कि पति के मरने के बाद अब इसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं है, अब इसके जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब बाद में जब आप आगे पढ़ते हैं हिस्ट्री को, तो आप देखते हैं अलग अलग जो समाज सुधारक आते हैं वो महिलाओं की कंडीशन में सुधार लाते हैं, सती प्रथा को समाप्त करते हैं और विधवा पुनर्विवाह नियम लेकर आते हैं, जिससे कि जो जिन भी महिलाओं के पति की डेथ हो जाए वो दोबारा शादी कर सकती हैं। उन्हें दोबारा शादी का भी अधिकार बाद में दिया गया। तो ये सारी चीज़ें तो आप जब अंग्रेज़ भारत में आते हैं उस टाइम देखते हैं। तब तक तो महिलाओं के साथ सती प्रथा भी काफ़ी प्रचलित थी। तो देखो, जो सती पर्दा प्रथा थी मुसलमानों में आप देखेंगे, उसके अलावा सती प्रथा जो हिंदुओं में थी, और बहुविवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों का भी सामना करना पड़ता था, जिससे उनकी स्वतंत्रता और सम्मान सीमित हो गई। तो मुस्लिमों में बहुविवाह यानी एक से अधिक शादियां करते थे, और जिससे कि महिलाओं की जो स्वतंत्रता थी और सम्मान था वो सीमित हो गया, यानी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। तो ये दिल्ली सल्तनत काल की टाइम की बात आप कर रहे हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में बैंकिंग प्रणाली का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, मुगल काल में बैंकिंग प्रणाली का विकास मुख्य रूप से सर्राफों यानी स्वदेशी बैंकरों और हुंडी प्रणाली के माध्यम से हुआ, जहां सर्राफ ब्याज दर जमा स्वीकार करते, ऋण देते और हुंडी यानी विनिमय पत्र। देखो, आज के टाइम में जैसे आप चेक देख रहे हैं, उस टाइम हुंडी होती थी, जिससे धन का सुरक्षित हस्तांतरण होता था। राज्य भी राजस्व और वेतन के लिए इस प्रणाली का उपयोग करता था, जिससे मौद्रिक अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और एक संगठित वित्तीय ढांचा तैयार हुआ, जो आधुनिक बैंकिंग की नींव बना। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो देखो, दिल्ली सल्तनत काल 1206 से 1526 तक, यानी 1206 में गुलाम वंश की स्थापना के साथ दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत हुई और 1526 में लोधी वंश के अंत के साथ दिल्ली सल्तनत काल का अंत हो गया और मुगल वंश की स्थापना हो गई। तो भारतीय समाज में आप अनेक परिवर्तन देखेंगे। इस काल में तुर्क, अफगान और भारतीय संस्कृति का आपसी मेल हुआ, जिससे सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। पहला पॉइंट है समाज का वर्गीकरण। समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में बटा था, शासक वर्ग और सामान्य जनता। शासक वर्ग में सुल्तान आते थे, अमीर आते थे, उलेमा आते थे, सैनिक आते थे, उच्च अधिकारी आते थे। सामान्य जनता में किसान, कारीगर, व्यापारी, मजदूर और दास इस वर्ग में आते थे। दूसरा पॉइंट है जाति व्यवस्था। हिंदू समाज में जाति व्यवस्था मजबूत थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बीच भेदभाव बना हुआ था। मुस्लिम समाज में इस्लाम में समानता का सिद्धांत होने के बावजूद अरब, तुर्क, अफगान और भारतीय मुसलमानों के बीच सामाजिक अंतर देखा जाता था। तो यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों में ही अंतर देखने को मिलता था, यानी कि इसमें भी जाति व्यवस्था मजबूत थी। हिंदू में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और मुसलमानों में देखो समानता सिद्धांत के बावजूद भी अरब, तुर्क, अफगान और भारतीय मुसलमान जो थे सभी के बीच में हम अंतर देखते थे। यानी अगर आप पढ़ेंगे तो आप अंतर, सामाजिक अंतर देखेंगे। तीसरी हेडिंग है स्त्रियों की स्थिति यानी महिलाओं की कंडीशन।
स्त्रियों की स्थिति सामान्य या कमजोर थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथाएं प्रचलित थी। मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा अधिक प्रचलन में थी। हालांकि राजघरानों और उच्च वर्ग की स्त्रियां शिक्षा और राजनीति में भी भाग लेती थी। चौथा पॉइंट है दास प्रथा। दिल्ली सल्तनत काल में दास प्रथा प्रचलित थी। युद्धों में पकड़े हुए लोग दास बना लिए जाते थे और दासों का उपयोग घरेलू काम, खेती और सैनिक कार्यों में किया जाता था। पांचवा पॉइंट है धार्मिक जीवन। ये आप क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत काल की सामाजिक स्थिति के बारे में आप जान रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस काल में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों का प्रभाव था। सूफी और भक्ति आंदोलन ने धार्मिक सहिष्णुता और आपसी भाईचारे को बढ़ावा दिया। लोगों में धार्मिक सह अस्तित्व की भावना भी विकसित हुई। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीवान ए अर्ज, यानी दीवान ए अर्ज क्या है? तो दीवान ए अर्ज क्या है? देखो, दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत का सैन्य विभाग यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट था, जिसकी स्थापना बलबन ने की थी। ये विभाग सेना के संगठन, सैनिकों की भर्ती, वेतन, रसद, घोड़ों और हथियारों के रख रखाव तथा सैन्य निरीक्षक के लिए जिम्मेदार था। यानी इन सब चीज़ों के बारे में जो रख रखाव करना होता था, निरीक्षण करना होता था, उस सब की जिम्मेदारी के लिए बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सल्तनत की सैन्य शक्ति को मजबूत करना था। इस विभाग के जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनको आरिज़े मुमालिक कहा जाता था। तो दीवान ए अर्ज के जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनको आरिज़े मुमालिक का नाम दिया गया था। तो ये क्वेश्चंस आज की वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से देखो, आपका जो क्वेश्चन है 100% यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और देखो, जो आपका फर्स्ट पेपर है हिस्ट्री का, उस पर भी हमने वीडियो अपलोड की है। नेशनलिज्म इन इंडिया के लिए भी वीडियो अपलोड की है। और जो आपकी टोटल 8 यूनिट्स हैं उनको हमने पढ़ा दिया है। पूरी लिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देखकर तैयारी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।